नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हमारे खास मेहमान हैं नवल शुक्ल, जो हिंदी के कवि और आदिवासी लोक कला मामलों के विशेषज्ञ हैं। और हम लोग आज बात करेंगे तीजन बाई के बारे में। तीजन बाई जो हैं उनका आज, मतलब आज हम 5 जुलाई को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज उनका निधन हुआ है रायपुर के एम्स में। वो लंबी बीमारी के बाद वो नहीं रहीं। और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा छत्तीसगढ़ से निकली हुई इस कला का जो पंडवानी जिसको कहा जाता है। और नवल जी की विशेष भूमिका रही है तीजन बाई की ज़िंदगी में, क्योंकि पहली बार वो वहाँ पे गए थे और उनको मंच पर लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, योगदान रहा। और उसके बाद साथ-साथ पंडवानी नाम भी उन्होंने दिया नवल जी ने, जो हमारे साथ हैं। तो पहले इस बात को समझते हैं कि तीजन बाई और नवल जी और मैं दोनों छत्तीसगढ़ से हैं। हम दोनों ने बचपन में बहुत सारे छत्तीसगढ़ी गाने और वहाँ के जो स्थानीय टोलियों के संगीत को सुना और उसके बीच में हम बड़े हुए। पर तीजन बाई को मैंने जो है, नवल जी से मैं छोटा हूँ, तो मैंने दूरदर्शन में देखा शायद पहली बार। और मैं चकित था कि हमारे बीच की ही आवाज़ों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस तरह से बहुत ही नाटकीय तरीके से एक कथा सुना रहा है, गाना गाते हुए, बजाते हुए, और जिसको लेकर वो अपने आप में अभिभूत करने वाली बात थी। और फिर उस तरह हम जान पाए कि तीजन बाई एक हस्ती हैं। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये 80 के दशक की है। नवल भाई, आपका स्वागत है इस बातचीत में। और शुरुआत में यहाँ यहीं से करें कि जहाँ पर आप पहली बार जब आप गए, वहाँ क्यों गए? और कैसे वो तीजन बाई से मिलना हुआ और कैसे आपने उनको मनाया कि वो अपने गाँव से बाहर निकलें? जी। अ, तीजन बाई से पहली मुलाकात के पहले की पूर्व कथा है। जी। यदि आप कहें तो ज़रूर, मैं ज़रूर, उसे ज़रूर, आराम से अ सुनाएँ। जी। दरअसल संभवतः हुआ मार्च का महीना था। ये दो हज 1983 82 का महीना था। तो 1982 में यहाँ पर हम लोगों ने रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम किया था, जिसके लिए 8-10 लोग आए थे। लेकिन उसमें भी आने के पहले जो कारण था कि यहाँ पे एक बैठक हुई थी, जिसमें श्यामा चरण दुबे जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, हबीब तनवीर जो छत्तीसगढ़ी की लोक कला और नाट्य के पूरे देश के या विश्व के रंगकर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानकार थे। ऐसे बहुत सारे उपाध्याय जी थे, खंडवा खंडवा के पास से, बहुत सारे लोग सदस्य थे। उस बैठक में तय किया गया, श्यामा चरण दुबे जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गायन होता है, और तो पंडवानी गायन आप लोग एक तलाश करें, और एक वहाँ पे पीतल की मूर्तियों के काम होते हैं, इसकी तलाश करें और उस पे काम किया जाए। तो उसके काम करने के चक्कर में हम और एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी हुआ करते थे, वसंत निर्गुणे, वे गए थे। और पर सबसे पहले जो मुलाकात हुई वो झाड़ूराम देवांगन जी से हुई, जो वरिष्ठतम गायक वहाँ के हुआ करते थे, और मेरे हिसाब से वे सर्वकालिक गायक थे। तो वे आए थे मार्च में यहाँ पे, और रविंद्र भवन में जब कार्यक्रम हुआ, तो उस तत्कालीन सचिव, हमारे संस्कृति सचिव अशोक वाजपेयी जी, जो तीसरी या चौथी बेंच रो में बैठे हुए थे, खत्म होने के बाद उन्हें इशारा किया, बुलाया, और कहा कि ये कौन है, कैसे पता चला? तो बोले कि बताया गया कि इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि क्या इस पर कोई प्रसंग किया जा सकता है? तो हमने कहा कि हाँ, किया जा सकता है, काफ़ी लोग हैं, प्रसंग किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मई जून में इसका प्लान करो, यदि हो सके तो। हामी भरी गई और उसकी प्लानिंग में लग गए हम लोग। मैं अकेला फिर से गया वापस। तो 3 कलाकारों को, मतलब झाड़ूराम देवांगन और के 3 शिष्य हुआ करते थे, क्योंकि वही उसमें तक हमारी जानकारी में थे। एक चेतन लाल देवांगन, और एक अ, बड़े कलाकार हैं पंडवानी के, जिनका अभी नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बाद में बताऊँगा। वे ये 3 लोगों का कार्यक्रम का हुआ था। लेकिन जिस तरह से हमको पंडवानी के बारे में पता चला था, कि पता करते-करते रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में पहले पता नहीं चला कि पंडवानी का गायक कौन है और कहाँ है। जब सीमेंट फैक्ट्री है और वहाँ पर जामुल सीमेंट फैक्ट्री,
वहाँ की पान दुकान पे हम लोग पान खा रहे थे, तो पता चला बातचीत में पान दुकान वालों ने कहा कि नहीं, एक बासिन गाँव में है, झाड़ू हम देवांगनार है, वो है घाटे पंडवानी। तो उस तरह से पंडवानी का पता चला। उसके पहले पंडवानी के किसी गायक का जानकारी भोपाल में या रायपुर तक में नहीं थी उस समय जानकारी। तो जब अशोक वाजपेयी जी ने प्रसंग के आयोजन की बात की, तो हम लोग फिर से तैयारी में लग गए। और मई 1983, मुझे अच्छे से याद है कि मैं क्यों इसलिए याद है कि मेरी बहन की शादी मई 1983 में 23-24 तारीख के आसपास हुई थी। तो सब कुछ करने के बाद हमने किया और उसके बाद चले गए। तो उसके बाद हमने वो कार्यक्रम का आयोजन किया और हम अपनी बहन की शादी में चले गए थे। और फिर जब कार्यक्रम हो रहा था तो यहाँ पर भोपाल वापस आ गए थे। हुआ ये कि अ, उसी जगह जिस तरह से झाड़ू राम देवांगन जी का पहली बार पता चला, उसी तरह से पान दुकान पे ही बातचीत में ही हुआ कि एक गन्यारी में भी एक टोरी घर है और खूब अच्छा गाते हैं पंडवानी। तो उत्सुकता हुई कि एक तो महिला है, तीजन बाई उन लोगों ने नाम कहा। तीजन बाई ने कहा तीजन हर है और हर गाथे। और पहुंचे, घनश्याम शर्मा हमारे फोटोग्राफर थे, वो उनके साथ स्कूटर लेकर रायपुर यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे कुल सचिव, जो बाद में सागर विश्वविद्यालय में भी रहे। तो उन तिवारी जी के स्कूटर से हम लोग वहाँ से गए थे। और जब उनके गांव पहुँचे पता करते हुए, तो बोले कि हाँ वही है वही है। तो उस समय आज की तरह सड़क नहीं थी और खेत की पगडंडियाँ चौड़ी थी, उस तरह से पहुँचे। और जब पता चला कि यही है घर, तो हमारे साथ साथ पीछे पीछे पूरा गांव का जो है लगभग आधे लोग जो हैं, कुछ लोग अंदर आए हमारे साथ तो कुछ लोग बाहर रहे। तो उनका घर जो है 2-3 कमरे का घर था मिट्टी का, जैसा कि हमेशा आज भी सबके लोगों के होते हैं। और सामने एक बहुत बड़ा दालान था और दालान में एक तरफ जो चौड़ा पोर्शन होता है लंबे की जगह, उस पे एक पट्टिका लगी हुई थी कपड़े की, उस पे महाभारत गायिका महाभारत गायन ये लिखा हुआ था। तो हमने श्यामा चरण दुबे जी के नाम हिसाब से पंडवानी की हम खोज कर रहे थे। और झाड़ू राम देवांगन जी से जब बात हुई और उस कार को भी देखा, पोस्टर को भी, बड़ा पोस्टर कपड़े का, तो कहते हैं कि हम लोग इसको महाभारत ही कहते हैं, लेकिन अब तो अब है कि हम पंडवानी के नाम से यहाँ एक कार्यक्रम कर चुके थे। तो वो पंडवानी के नाम से ही हमने लिखा भी था, 10 लाइन का एक ब्रोशर था, उसमें ब्रोशर छपते थे। तो उसका नाम अब पंडवानी ही चल गया। फिर बहुत ऐसा उस समय ऐसा नहीं लगा कि महाभारत की जगह पंडवानी कहने में कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि पंडवानी की परंपरा यहाँ पे देवारों में रही है, जो घुमक्कड़ जाती रही है। और जो गोंडों के कथा गायक, उनके सबसे छोटे भाई गोंड जनजाति के प्रधान ट्राइब्स है, वे उनमें पंडवानी गायन की परंपरा रही है, जो बिल्कुल भिन्न है। यह पंडवानी जो है मन पूर्व का महाभारत और अब वर्तमान का 1982 के बाद से 83 से जो पंडवानी है, वो सबल सिंह चौहान के लिखे महाभारत पे चलता है। सबल सिंह चौहान का लिखा हुआ महाभारत ही जो उसका अनुवाद भी है, पूरे छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायन में चलता रहा है उस समय से लेकर अभी तक। तो जब तीजन बाई से मुलाकात हुई पहली बार वहाँ पर, तो मेरे से 1-2 साल बड़ी थी, और मुझसे थोड़ी लंबी भी थी शायद, कुछ ठीक से उस समय, लेकिन जो इम्प्रेशन है वो बता रहा हूँ, हो जी, सकता है ना हूँ। जी। पतली दुबली थी, बहुत पतली दुबली थी, सांवली थी और बहुत तेज और ठोस आवाज थी। उसमें अपनापन था और कोई दूर की आवाज, ऐसा नहीं लगता था कि दूर के आदमी से या दूर की आवाज से किसी से मिल रहे हैं। वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में जैसा होता है उस तरह से मिलते हुए कि आओ बैठो और किए पंडवानी सुनने आए हो तो सुना लेते हैं, अपन गायक लोगों को भी बुला लेते हैं वगैरह। 2-3 घंटे रहे, 2-3 घंटे में काफी कुछ बातें हुई। फिर उस वहाँ पे 3 दिन हमारा जाना हुआ पहली बार। तो उनके यहाँ वही जो 5 पैसे की चाय पत्ती उस समय मेरे ख्याल से मिलती थी, वो कागज की पुड़िया में एक, तो वो
बाहर से चाय की पत्ती मंगवाई थी, काली चाय बनी थी और हम जब वहाँ से उनसे मिलकर लौटने लगे आखिरी दिन, वैसे प्रतिदिन चाय पिलाती थी, पर आखिरी दिन जब लौटने लगे, तो उन्होंने बाहर जो उनके ही गली के था, एक बाहर पान की दुकान थी, वहाँ से एक पान भी खिलवाया और ना पान उनके पान दुकान वाले ने पैसा माँगा ना उन्होंने दिया। ये मुझे अच्छे से अभी तक याद है। तो फिर कैसे तो मनाया आज आपने भी उनको वहाँ से फिर भोपाल जाने के लिए? भोपाल जाने के लिए तैयारी करने में हमें थोड़ी दिक्कत हुई। दिक्कत यह हुई कि एक तो कुछ ही दिनों के बाद जाना था, 10-15 दिनों के बाद और जिनसे 3 लोगों से हमने पहले बात की थी, उसमें एक महिला कलाकार को शामिल करना प्रसंग में थोड़ा मेरे लिए दिक्कत की बात हुई उस समय। लेकिन हमने सोच लिया था कि पुरुष के साथ एक महिला गायक भी यदि हैं और लोग आस-पास में जानते हैं, तो उनको होना ज़रूरी है। दूसरा कारण ये भी था कि तीजन बाई खड़ी होकर पंडवानी का गायन करती थी और बाकी पहले के 3 लोग थे वे बैठकर पंडवानी का गायन करते थे। बैठकर गा करने वाले को लोगों ने बाद में या उस समय भी वेदमती कहा गया और खड़े होकर करने वालों को कापालिक कहा गया। लेकिन उसका बैठकर गाने से और खड़े होकर गाने से वेदमती और कापालिक का कोई संबंध नहीं है। तो तीजन बाई जी के साथ ये है कि 5 या 6 लोग जब आएँगे साथ में, उनका किराए की सबसे बड़ी समस्या थी। और उस समय हम लोगों का चूँकि सर्विस नई-नई थी और हम लोग के पास भी इतने पैसे नहीं होते थे कि 5-6 आदमी का किराया लेकर चलें। लेकिन फिर भी इंतज़ाम किया गया। वहाँ पे रायपुर में हमारे कुछ मित्र थे, एक तो यही तिवारी जी का ही बताया, दूसरे महावर जी थे, निरंजन महावर जी। इन लोगों से करके पहली बार का पैसा किराए का हमने दिया था और कहा था कि इसके बाद भी कुछ कम होगा तो आप जाड़ू राम देवांगन को कहिएगा, वो पूरी टिकट वो करवा कटवा कर देंगे, लेकर आएँगे साथ में। तो इस तरह से पहली बार आए थे वे लोग और 4 दिन का पंडवानी प्रसंग हुआ था, प्रतिदिन 1 गायक। तो भारत भवन के बहिरंग में जिसको आपने बहुत अच्छे से देखा है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो बहिरंग में पीछे तालाब का दृश्य है, जून का पहली दूसरी तारीख है या मई की आखिरी 1 तारीख है। और सादे मंच पे जब प्रतिदिन 1 के बाद एक 4 गायक पंडवानी की है, तो एक तरह से कुछ विस्फोट सा शब्द होता है ना, वो हमेशा पता नहीं क्यों युद्ध के स्तर पे ही देखा जाता है और हिंसा के स्तर पे ही देखा जाता है। पर ध्वनि का एक विस्फोट होता है और ध्वनि में भी जब एक राग होता है, एक संगीत है, तो उसका विस्फोट भोपाल में इस तरह से हुआ है पहली बार कि जहाँ देखिए, जिसको देखिए और जो हो, जिस स्तर का हो, जिस उम्र का हो, हर आदमी पंडवानी, पंडवानी, पंडवानी और रामे, 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 रामे गा जो है गुनगुनाता हुआ चलता था। और ये पंडवानी के लिए भी आदिवासी लोक कला परिषद हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी। उसके बाद फिर पंडवानी गायक जो हैं, वे पीछे मुड़कर नहीं देखे और ये हम चूँकि मैं उसमें नौकरी में था और हमने ये किया था, तो ये मेरे लिए बहुत अ, खुशी की बात थी कि अशोक वाजपेयी बहुत खुश थे चारों दिन। जी। पंडवानी जो वो कैसे कैसे उसका ब्यौरा मतलब उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप पंडवानी जो है बाकी क्योंकि महाभारत तो हर तरफ रहा भारत में, पर उसको आप अगर हम बोले कि अगर किसी व्यक्ति को जो नहीं जानता पंडवानी, तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जो पंडवानी नहीं गाता जो नहीं या जा जो गाना पंडवानी नहीं सुना है, जो पंडवानी यहाँ नहीं उसके जानता लिए जो पंडवानी नहीं जानता जो पंडवानी नहीं जानता उनके बारे में तो सीधा-सीधा ये कहा जा सकता है कि ये महाभारत की कथा है और महाभारत के जितने सर्ग हैं, अध्याय हैं और जितने लोग हैं, लेकिन उसका एक सरल तर्जुमा भी है। बहुत क्लिष्ट भी है, बहुत जटिल भी है। तो बहुत क्लिष्ट और एक हर कथा जो है कम से कम 10, 20, 25 कथाओं के साथ महाभारत की एक कथा जो है 25
इससे भी अधिक कथाओं के साथ मिलती है। हर कथा कहते हुए 2-3 प्रसंग और आते हैं कि इसकी कथा यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उस तरह से उसको साधना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप ये समझिए कि एक मोटे तौर से इतनी सारी कथाओं को याद रखना, उतने पात्रों को याद रखना, उनके समय को याद रखना, उनकी बातचीत को याद रखना, और जो कि जैसा कि महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। ऐसा कहने में आता है कि जो भी घटित हुआ है या घटित होगा वो सब महाभारत में है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी चीज़ों के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत ही सहज सरल लोग पूरी महाभारत को अपनी छत्तीसगढ़ी गीतों के साथ, मतलब जिसमें जितनी उसमें जितने भी गीत आते हैं, उनको मैं कहूँगा कि ये महाभारत जो है जो फ़िल्मी पर्दे पे या टेलीविज़न के पर्दे पे बहुत ही चमकता हुआ और सब, वो सब नहीं है। उस तरह से बिल्कुल नहीं है, वो तो सीधे-सीधे कथा है। 4-5 वाद्य हैं, 4-5 वाद्यों के साथ एक व्यक्ति और एक जो उसका साथी है, जो सिर्फ़ हुंकारा भरता है या उसके साथ-साथ आखिरी पंक्ति को 2-3 बार गाता है, जब तक वो फिर से ना शुरू हो, और आगे भी उसे कहते हैं। आश्चर्य भी जताता है, अ, बीच-बीच में जी। आश्चर्य जताता है। हाँ, आश्चर्य जताता है, हर चीज़ के बारे में आश्चर्य जताता है। पीछे उसके छोड़ी हुई जो कथा है, उसको दोहराता है और आगे आने वाली कथा का की वो एक तरह से पूर्वरंग भूमिका भी बनाता है, और तीनों को इस तरह से जोड़ता है कि ऐसा ऐसा रागी होना, मतलब ऐसा सहायक होना बहुत दुर्लभ है। कई बार तो मुझे लगता है कि यदि एक बेहतरीन रागी है, तो कथा गायक पे भारी पड़ता है, जो कि झाड़ू राम देवांगन के साथ दोनों टक्कर के थे। झाड़ू राम देवांगन भी बिल्कुल व्यास, महाभारत के व्यास की तरह उनको कथाओं का ज्ञान था, और उनके रागी को भी जो उनके टक्कर का था। जो दोनों का मिश्रण ऐसा होता था कि पूछिए मत। उसके बाद तीजन बाई के पास वो चीज़ थी। धन के आँख में नींद ना पेट में भूख रहे। अच्छा। अब अपन किस्मत ले गोजत रहे भैया मैं का करो। 10 दिन के लड़ाई भीष्म पितामह लड़के 10,000 राजा ले मार के विजय संग बजा के लौट गए। 5 दिन के लड़ाई करने वाले गुरु द्रोणा बाण के बरसा मुर्दा के ढेर रक्त के नदी बहाइन, पर पांचों भाई पांडोले खरोच ना आंधी। उनकी ज़िंदगी कैसी रही? जैसे कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि शुरू में उनको ₹10 का मेहनताना मिला था। जब आप गए तो चाय जो है उन्होंने वो कुछ जो छोटी-सी पुड़िया में जो चाय आती थी वो पिलाई थी। तो उनका जीवन हाँ, वहाँ के तोता छप आप या ऐसा की बात पत्ती आती थी। जी, जी। तो उस समय उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, थोड़ी कमज़ोर क्या थी, एक तरह से आम छत्तीसगढ़ी लोगों के पास कोई व्यवसाय या बाकी चीज़ें हैं नहीं, और जो अधिकांश गायक कलाकार लोग हैं छत्तीसगढ़ी में उस समय तो ख़ास तौर से, उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उस समय कुछ कलाकारों के पीछे वहाँ के जो पैसे वाले धनाढ्य लोग थे, वे पीछे होते थे और उनको सहायता करते थे, लेकिन वो कितने लोगों का कर सकते थे? जी। क्योंकि वहाँ तो हर गाँव में 50 जो है कलाकार हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको यदि महीने 2 महीने का बाकी तनाव और झंझटों से मुक्ति दे दी जाए, तो वह कलाकार नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि उसको कह दिया जाए कि तुम जो जानते हो वही करो, तो उस समय उस अपनी विधा का सर्वश्रेष्ठ कलाकार हो सकता है। ये छत्तीसगढ़ में ये खूबी है। ऐसी खूबी हमने बहुत कम जगहों पे देखी है। अ, आदिवासी इलाकों में जिस तरह से आप देखते हैं कि हर आदमी या पूरा गाँव एक नृत्य के साथ दूसरा आदमी 5 साल का बच्चा भी और 75 साल का बूढ़ा भी शामिल हो जाता है और नृत्य का ही एक हिस्सा हो जाता है। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के कलाकार जो हैं, वो कैसे भी हों, किसी भी तरह से हों, वो वो जिसको छोड़ चुके रहते हैं, शामिल हों या ना हों। मतलब एक प्रतिनिधि गायक हो या वादक हो या कुछ कर रहा है, लेकिन उन्हें खुद में इतनी चीज़ें होती हैं कि वे उस स्तर को छू सकते हैं, उसके पास आ सकते हैं। लेकिन अपने जीवन संघर्ष में बहुत अधिक लोग, अधिकांश लोग नहीं आ पाते। इसमें एक और बात है कि उसी दौरान जो है नया थिएटर भी उभर कर आया था जब तीजन बाई जब आ रही थी मंच पे। तो क्या उनके बीच में कोई
कोई संबंध या कुछ संपर्क रहा हबीब तनवीर साहब और तीजन बाई के बीच में? तीजन भाई और किसके बीच संपर्क? हबीब तनवीर नया थे तो हबीब जी का असल में क्या है कि हबीब तनवीर जी नया थिएटर के माध्यम से बहुत सारे कलाकारों को छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कलाकारों को बहुत जगहें दी। चूंकि थिएटर में जो है गायक भी होता है और वादक भी होता है और हर तरह के लोग शामिल होते हैं, तो हर तरह के लोगों को उन्होंने जगह दी। तो हबीब तनवीर जी के थिएटर में जो है तीजन बाई जी को, झाड़ू राम जी को और पंथी कलाकार जो हैं देवादास बंजारे जी, इन 3 लोगों को, एक और पंडवानी का वही कलाकार मैं फिर से बोल रहा हूँ जो सबसे बड़े कलाकार थे। माने झाड़ू राम देवानंद के शिष्य थे लेकिन बहुत बड़े कलाकार थे, जो पहन के मुकुट वगैरह ऐसा कुछ गाते थे, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है। इन लोगों को काफ़ी जगह दी। सबसे ज़्यादा उनके शिष्य को भी, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और ये देवादास जी जो हैं, उनके नाटक जो चरणदास चोर है, उसमें जो प्रोसेशन निकलता है, चोर जो राजा होता है उसका, तो उसमें आगे से मांदर बजाता हुआ एक मंच कोने से दूसरे मंच तक चला जाता है, दूसरे मंच से तीसरे मंच तक, जो उस नाटक को काफ़ी हाइट देता है मेरी जान समय से, वो शायद हबीब जी ही कर सकते थे, वो देवादास बंजारी जी किया करते थे। और तीजन बाई जी जो है कहीं के गीत में और नृत्य में शामिल होती थी। झाड़ू राम जी जो हैं, जो मंच के किनारे पे 4-5 ग्रामीण जैसे बैठ जाते हैं और काम करते हैं, उस तरह से शामिल होते थे। लेकिन ये बाद में फिर उन्होंने झाड़ू राम जी को और तीजन बाई जी को अलग से मंच भी दिया था। मतलब नया थिएटर के का नाटक हो, उसके पहले जो पूर्वरंग में 10 मिनट 10 मिनट के गायन का भी किया था, लेकिन उस समय तक दिया ज़रूर था, लेकिन उनके नाम दिल्ली वगैरह बाकी जगहों पे होने के बाद भी ना तो पंडवानी इस्टेब्लिश हुआ था, ना झाड़ू राम देवांगन या तीजन बाई वगैरह कलाकार इस्टेब्लिश हुए थे। ये इस्टेब्लिश हुए पहली बार भारत भवन में पंडवानी प्रसंग में, जब 4 दिन में 4 कलाकारों ने अपनी गायकी और अभिनय और भाव मुद्राएं और आंगिक और वाचिक क्रियाओं के साथ सब लोगों को किया, तो पहली बार जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ एक आर्ट फॉर्म के रूप में। उसके पहले तक आर्ट फॉर्म के रूप में नहीं था। मैं गूगल कर रहा था आपसे बात करते हुए, तो ये इनका नाम पूनाराम निषाद था? पूनाराम निषाद, बिल्कुल, पूनाराम निषाद था। पूनाराम निषाद ही उस समय सिर्फ एक जाने-माने कलाकार थे। जब हम लोगों ने पंडवानी के कलाकारों की खोज करने गए, तो हम यहाँ पे बैठक में जो बातचीत हुई थी, वो ये हुई थी कि एक पूनाराम निषाद तो हैं, पर हैं कि नहीं अभी पता नहीं, और बाकी का तो किसी के बारे में नहीं मालूम। पर जब वहाँ पे गए हम लोग, तो फिर सबके बारे में पता चला, और फिर हमारे तत्कालीन सचिव जो हैं, उनके उनकी इच्छा के हिसाब से नहीं, उनकी कलाओं के प्रति सम्मान के कारण एक पंडवानी प्रसंग हुआ, जो इस तरह के नवाचार वो हमेशा करते रहते थे और अभी भी करते हैं। भीमसेन बोला क्या हमारे मन के कुर्सी नहीं है? धर्मराज बोले बिल्कुल नहीं, खड़े खड़े देख। कृष्ण जी चारों तरफ नजर लगा के देखे, पांडोले पांचों भाई प्रणाम करे, तो श्री कृष्ण जी ले आशीर्वाद देवर बड़ा मुश्किल होवे का अपन कुर्सी में बैठ के, और भगवान कृष्ण जी हाथ ले उठो और धीरे धीरे आशीर्वाद देगा, मोहन देवता जय हो मैं तुम्हारी जगह क्या बताओ भाई। बतौर स्त्री जो तीजन बाई का जो प्रदर्शन था, क्योंकि बाकी लोग ज्यादातर पुरुष जो कथा सुना रहे थे, और तीजन बाई को देखना ही अपने आप में चमत्कृत करता है हम हर बार, क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा प्रभावित भी करती थी जो पुरुष उस समय के जो पंडवानी करने वाले लोग थे, तो वो कैसे अलग खड़ी हुई उन सबके बरक्स? दरअसल अलग होने के 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर थी, साफ-साफ, बल्कि 3 चीजें। एक तो महिला थी, एक युवा थी, लगभग 26-27 साल की थी जब 83 में मिला था, तो 26-27 वर्ष की होंगी। और तीसरा है कि पंडवानी के बैठकर गाने की जगह, जिसे वेदमती शाखा कहा जाता है, उसकी जगह खड़े होकर वो गाती थी।
और खड़े होकर गाती थी तो कापालिक इसलिए कहा गया था कि जो लोग वेद सम्मत नहीं गाते, जिनकी गायकी वेद सम्मत नहीं है, पूरी तरह वेद सम्मत नहीं है, वो बैठकर गाने वाला क्या भी हो सकता है, यदि वो वेद सम्मत नहीं है तो वह कापालिक है। मतलब कि जो वाचिक परंपरा में या सुने हुए में अपने पिताजी के, दादाजी के, नाना जी के, भाई जी, फूफा जी या बुआ जी से मैंने सुना है, बचपन से जो बार बार रिपीट हुआ है या बार बार या ऐसे कार्यक्रमों में हम गए हैं और उसे सुने हैं, तो जो प्रसंग, जो पात्र, जो कथानक जो हमें याद रह गया है, जिस रूप में याद रह गया है, उसे हम जितने अच्छे तरह से भी परफॉर्मेंस करें, लेकिन उसमें चूंकि तथ्यात्मक कुछ कमियां लिखित रूप में जो महाभारत है या सबल सिंह चौहान के जो का महाभारत है, उससे फेरबदल हो सकता है, स्थान का, समय का या पात्र का या कथानक का या संवाद का, कि उस समय हमारे मन में जो आया उसको करके आगे बढ़ा दिया, उस कथा को हमने समेट लिया, आगे बढ़ा दिया। उसको प्रति उत्पन्नमति जिसमें ज़्यादा है, जो कथा से कम बंधा है, और अपनी अपनी प्रति उत्पन्नमति से जो ज़्यादा फ्री है, मतलब सबल सिंह चौहान के लिखे महाभारत से जिससे जो ज़्यादा फ्री है, जिसको इसकी चिंता नहीं है कि ये कथा जो है सच से थोड़ा दूर हो सकता है, जिसको ये दिक्कत नहीं है, वो कापालिक शैली में है। और जो शास्त्र सम्मत लिखित वेद सम्मत गा रहा है, जो लिखा हुआ है वेद सम्मत है, वह जो है वेदमती शैली में है। वेदमती शैली वाला खड़ा होकर भी गा सकता है और कापालिक शैली वाला बैठ के भी गा सकता है। तो बैठकर और खड़ा होने वाला जो है वर्गीकरण वो नहीं है। हाँ, पुरुषों की तुलना में गाने में अलग इसलिए थी कि पुरुषों का जमाना था एक तरह से। 80 तक का समय जो है, वो 80 तक का समय मतलब उसके पहले लगभग 5-10 साल पहले से वो गाना गा रही थी। मतलब 80 के पहले 75, 74, 75, 73 के आसपास से तीजन बाई गाना गा रही होंगी। तो धीरे-धीरे उन्होंने चीज़ों को अपने नाना ब्रजलाल जी से उन्होंने सीखा था, जो बार-बार वो हमेशा कहती हैं हर जगह। कि बहुत सारे उनकी बातचीत हैं या लोगों से जो है उसमें कहते हैं कि मैंने अपने, मेरे गुरु जो हैं मेरे नाना रहे हैं ब्रजलाल जी, उनसे सीखा। तो सीखा उस उनसे, लेकिन उनमें जो महाभारत का नाम लेते हैं उसमें एक पौरुष तत्व हमेशा दिमाग में आता है। और जो पौरुष तत्व आता है और जो मेलोडी किस्म की चीज़ें हैं वो सब धीमी चीज़ें हैं वो गायब होती हैं। सामान्य गीत के या लय की तरह से चीज़ें नहीं होती। तो तीजन बाई उसकी एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में आई। एक तो युवा थी, तो युवा होने की अपनी तुलसी और तयश होता है। दूसरा कम उम्र की थी। दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ी ड्रेस जो स्त्रियों का जो है वहाँ का अपनाया, बहुत लाल कपड़ा, रानी कलर का कपड़ा या इस तरह के जो कपड़े हैं उसे, और ये बड़े-बड़े मन के पहने हुए सबको श्रृंगार जो है उन्होंने ये अपनाया। और तीसरी बात ये है कि स्त्री की आवाज़ को उन्होंने महाभारत में ज़्यादा जगह दी। अपने पूरे परफॉर्मेंस में पुरुषों की आवाज़ की जगह स्त्रियों की आवाज़ को ज़्यादा जगह दी। ख़ास तौर से द्रौपदी का प्रसंग उनका बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पसंदीदा प्रसंग रहा है, जिसे आम तौर पे वो द्रौपदी क्षीरहरण वो गाती थी। और अन्य भी बहुत सारे गाती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वही गाती थी, लेकिन स्त्रियों की आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ मिलके वाला उस समय लगता था कि द्रौपदी ही है सामने। वो अलग से मतलब ये नहीं लगता था कि कोई अभिनय कर रहा है या कोई गायन गा रहा है या छत्तीसगढ़ी लय में या गीतों के उसमें धुन में कोई पिरो के कुछ कह रहा है या चीख रहा है या चिल्ला रहा है, आओ ए दुर्योधन। तो ये नहीं लगता था कि कोई एक सामान्य छत्तीसगढ़ी महिला बोल रही है। वो लगता था कि पिछले 5000 वर्ष की जो द्रौपदी हमारे दिमाग में बैठी हुई है, वो द्रौपदी जो है अपने 5 साल की संचित आवाज़ के साथ, सुरक्षित आवाज़ के साथ मंच पर
बोल रही है या कोई स्त्री बोल रही है, द्रौपदी ना सही कोई और बोल रहा है। ये ज़्यादा लोगों को काम किया, मतलब लोगों को उनके करीब ज़्यादा लाया। वे उनके ज़्यादा वे ही लोगों के ज़्यादा करीब आई। इसीलिए हुआ कि वे ज़्यादा लोकप्रिय हुईं बाकी गायकों के साथ, जी। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुईं। उनके समान लोकप्रियता जो है, जैसे मैं मानता हूँ कि झाड़ूराम देवांगन इसके पहले पुरुष हैं। इस पंडवानी फ़ॉर्म, इस गायन का पंडवानी का ये जो फ़ॉर्म है, उसके वे पहले पुरुष हैं। और एक उन्होंने एक प्रतिरोध और विरोध में ये इस फ़ॉर्म का पुनराविष्कार किया था। पहले सिर्फ़ तंबूरा से जो है उससे गाते थे। एक आध खंजड़ी होती थी। उन्होंने पूरा जो बाज है बेंजो तक, बेंजो, ढोलक, तबला, हारमोनियम इस सब के साथ, पूरे सबके साथ, खंजड़ी ये सबके साथ और कानपुरा के साथ लाए। तानपुरा जो है पहले गाते थे, जैसे एक वर्मा जी थे जिसके पास पहली बार झाड़ूराम जी गए थे, जिनसे उन्होंने पंडवानी सुना था, और वेदमती शास्त्र सम्मत नहीं गा रहे थे, कहीं का कहीं गा दे रहे थे। उसी के प्रतिरोध में उन्होंने पूरा किया था। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उन्हें कोष्टा जाति के थे वे, कपड़ा बनाने वाले। तो किसी ने कपड़े के पैसे न देने की जगह उन्हें सबल सिंह चौहान का उनके घर में वो महाभारत रख दिया था, जो पढ़ते-पढ़ते उनको कंठस्थ हो गया था, और उसके विरोध में वे आए और एक साज़ बनाया। और पंडवानी का ये जो आज का फ़ॉर्म है, वो झाड़ूराम देवांगन का खोजा हुआ फ़ॉर्म है, जो आज भी चल रहा है, और उसमें थोड़ा बहुत फेर-बदल होता रहता है। आपकी आपकी मुलाकातें कैसी रही? आप कैसे याद करेंगे तीजन बाई को, नवल भाई, अगर आप सोचें कि इस पे कुछ लिखना हो या बताना हो लोगों को? तीजन बाई को एक महान भारतीय स्त्री के रूप में, महान भारतीय कलाकार के रूप में मैं याद करूँगा। और ऐसी महान भारतीय महिला कलाकार, अ, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था, और उसने अपने अपने कला कर्म से जहाँ तक संभव है लगभग सब कुछ पाया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना पाया हो। जितने देशों की यात्राएँ उन्होंने की, प्रदेश में जितने प्रदेशों की यात्राएँ की, प्रदेश और देश में और बाहर के जितने राजनीतिज्ञों से या बड़े कलाकारों से उनकी मुलाकातें हुईं, बहुत बड़े-बड़े कलाकारों से, जितने मतलब पूर्व राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से, बाकी से मुलाकात हुई। ये किसी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन एक महान भारतीय महिला के साथ, तीजन बाई के साथ भी यह हुआ। और इसको लेके उनके मन में कभी एक उच्चता का बोध होता है, जो आमतौर पे ये सब वगैरह चीज़ें हो जाती हैं, जो शास्त्रीय कलाओं में है। लोक कलाओं में वो उसके सूत्रपात वो कर सकते थे, कान वगैरह छूने का, जो उन्होंने नहीं किया। वो सामान्य वैसी ही रहीं, अंत तक उसी घर में, उसी घर के सामने एक नया घर बनाया था। अभी हम गए थे, तो खैर तो वहीं पे रहीं, उसी गली के पास, अपने घर के पास रहीं, उन्हीं लोगों के बीच रहीं, जो डेरा हुआ करता था पहले, पारदी डेरा कहते थे, जब हम 83 में गए थे। तो उसी पारदी डेरा जो है गाँव का एक हिस्सा हुआ करता है, जो आपने देखा है, आपको उस जी। इलाके के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो उसी डेरा में ही वो अंत तक रहीं, अपने ही लोगों के बीच रहीं, और उनके बारे में अभिमान और घमंड उनके चेहरे पे जो दिखता था या कभी लगता था, वो उनका खुद का नहीं था। वो जिन पात्रों को जीती जीती थीं, जिंदा या जीवित बनाती थीं, पुरुष पात्र हों या महिला पात्र हों, उन कथाओं का सार जो है, के कारण भी उनके चेहरे पे वो सब चीज़ें थीं। उसको मैं घमंड या अभिमान के रूप में परिभाषित नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी आप उनसे बात करें, तो ये बहुत ही सहज, सरल रूप से आपसे वैसे ही बात करती थीं, जैसे 1983 में बात करती थीं। थोड़े बहुत तो बदलाव हर आदमी में होता है, जिसको कोई तराजू लेके तो बैठ के बात महान कलाकारों के बारे में नहीं करना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि वे छत्तीसगढ़ को ही नहीं, इस पूरे देश को और महाभारत को
एक छत्तीसगढ़ी बोली में इस्टेब्लिश किया, विश्व पटल पे इस्टेब्लिश किया। और ये बड़ी यहाँ पर एक बात ये भी कहनी ज़रूरी है कि जिस समय ये सब हो रहा था, जब नवल जी वहाँ गए और तीजन बाई जब मंच पर आईं, बड़े मंच पर जब आईं, तब जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। नवल भाई मध्य प्रदेश सरकार में काम करते थे, तो वो छत्तीसगढ़ से, तब छत्तीसगढ़ ही उस तरह से नहीं था, वो छत्तीसगढ़ एक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वहाँ से चीज़ें आई थी। पर आखिरी में जो हम इस बातचीत को हम समापन की तरफ लेके जाएँगे, तो तीजन बाई का योगदान जब हम देखते हैं, तो उनके बाद बहुत सारी महिला पंडवानी गायक और परफ़ॉर्मर्स अब सामने आए हैं। अ, ये किस तरफ जाता हुआ, अब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया है, तो पंडवानी भी एक उनकी जिसको बोलते हैं कि एक एक हस्ताक्षर कला की तरह देखा जाना चाहिए, या देखा जाएगा, या देखा जा रहा है। तो उसमें ये जो आगे जो बढ़ता हुआ है, जो कि तब तीजन तो नहीं है, पर महिला पंडवानी आगे बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, महिला पंडवानी में काफ़ी विस्तार दिखा है, जी। उस समय के हिसाब से। लेकिन जब तीजन बाई पंडवानी गाना शुरू कर रही थी, तब उस समय भी पंडवानी गायिकाएँ थीं, थी वहाँ पे, अच्छा। जैसे प्रभा यादव। हाँ, पहले से थी। तीजन बाई के गायन के पहले भी महिला पंडवानी गायिका थीं। जैसे एक प्रभा यादव तो बाकायदा सीख रही थी, माने गाती थी और सीखती भी थी। उनके काफ़ी दिनों के बाद जो है, जब तीजन बाई का लगभग एक स्फुरण सा हुआ, अभ्युदय हुआ या उनकी चमक फैली, तो जो महिला कलाकार कभी थोड़ा बहुत भी गाती थीं, वो भी जो है अपना इसमें रियाज़ करना शुरू की, और लगभग हर क्षेत्र में, मतलब कांकेर तक, हुँ, जो जगदलपुर बस्तर का इलाका है, जी। वहाँ से खरसिया रायगढ़ तक। अभी हमने बासिन में यदि अन्यथा न लें तो एक किस्सा सुनाऊँ कि 22 में, बिल्कुल। 23 में बासिन गाँव में, जो झाड़ू राम देवांगन का गाँव है, वहाँ पे 3 दिनों का पंडवानी प्रसंग मैंने वहाँ पे किया था, जिसमें उस प्रदेश के कम से कम 15 से 20 पंडवानी गायक, पुरुष और महिला गायक वहाँ पे आए थे, और पूरे रात भर का कार्यक्रम होता था। अ, तो उसमें तीजन बाई भी, चूँकि पैर में चोट ला गई थी और लगभग 22 से ही वो खाट पे ज़्यादा रहते थे, तो वे नहीं आ पाईं। उनकी शिष्या आई थी, हुँ, उनकी शिष्याएँ आई थी, जी। बल्कि एक नहीं कई आई थीं, हुँ, जो कहती थी कि वो मेरी मेरी गुरु हैं, और वही बहुत सारे लोग आए थे। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पहले से भले ही महिला गायिकाएँ थीं पंडवानी की, और तीजन बाई की स्थिति को और उनकी जगह को देखकर बहुत सारे अन्य लोग, और बल अधिक मात्रा में, मतलब महिलाएँ इसमें प्रवेश की हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यानी कोई भी किसी से कम नहीं है। हाँ, ये है कि अलग दिखने की होड़ में उम, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। जैसे एक तो कुछ साज-सज्जा पे जो है, एक उस पे हो जाता है। थोड़ा-सा महाभारत में बहुत सारी जगह तेज़ आवाज़ें आती हैं। तेज़ आवाज़ और मध्यम आवाज़ और कम आवाज़ का संतुलन कितना होना चाहिए, इसकी थोड़ी-सी कमी है। ड्रेस में हम क्या कुछ जोड़ देते हैं नया, दिखने के लिए, अलग दिखने के लिए, वह स्वाभाविक नहीं लगने लगा है। ये पुरुषों में ज़्यादा हुआ है, महिलाओं में कम हुआ है। लेकिन पुरुषों में ज़्यादा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें, तो मतलब जो देवार लोग पहनते हैं, या यादव लोग जो पहनते हैं, या कुछ और लोग करते हैं, वो भी चीज़ें कहीं का कहीं करके अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये मेरे ख्याल से महाभारत का या उस पंडवानी फ़ॉर्म का विकास भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं, वैविध्य भी कह सकते हैं, और थोड़ी-सी मर्यादा की कमी भी कह सकते हैं। और तीनों में से क्या रूप लेगा आगे चलकर, मुझे पता नहीं। हुँ, लेकिन चूँकि मैं पहले का देखा हुआ हूँ, तो मुझे वैविध्य तक तो ठीक लगता है, पर जो नाचा में जोकर का, या जो परी का ड्रेस की चीज़ें होती हैं, या जोकर की परी की ड्रेस की चीज़ें होती हैं, वो यदि एक पंडवानी का एक अपने साथ शामिल कर ले, तो थोड़ा-सा
अटपटा सा मुझे लगता है। हो सकता है ये मेरी अपनी कमजोरी हो और पंडवानी के लिए बेहतर हो। नवल भाई और मैं दोनों जो हैं डिजिटल कन्वर्ट्स हैं, हम लोग डिजिटल नेटिव नहीं है आज की पीढ़ी की तरह। तो हमारी जो एक दिक्कत होती है नई पीढ़ी के साथ कि वो जब भी आएंगे तो वो डिजिटल हिसाब से वो चीज़ें करना चाहते हैं। तो इसलिए शायद ये बात सच भी है, और शायद जैसा कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इससे पंडवानी आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तय नहीं है। पर हम लोग जहाँ से उसको सुनते आए अपने बचपन से, जहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी मंडलियाँ, टोलियाँ आके गाँव में प्रदर्शन करती थीं, चाहे वो महाभारत की कथा है या छत्तीसगढ़ी गानों का। मुझे अपने बचपन का नवा बिहान और सोना बिहान याद है, जो गरियाबंद में मैं बचपन में सुनता था। तो वो वो सारी स्मृतियों के साथ जब आप इसको देखते हो तो एक एक हमारे लिए मेरे ख़्याल से एक युग का जाना भी है तीजन बाई के जाने के साथ। और ज़ाहिर तौर पे उसको हम अगले रूप में किस तरह से देखेंगे, ये भी समझने देखने की बात है कि उसके लिए बाकी लोग क्या करेंगे, समाज क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, जो कला के जो लोग हैं वो अब क्या करेंगे। कम से कम देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि जब पिछली सरकार थी जो छत्तीसगढ़ की, जी। अ, उम, पिछली सरकार ने भूपेश बघेल जी के समय की सरकार ने संस्कृति परिषद का वहाँ पे गठन किया था। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया था और उनके सलाहकार विनोद वर्मा जी थे। उनके कारण अ, या तो हम लोग यहाँ से कुछ लोग वहाँ पे गए थे। आदिवासी लोक कला अकादमी का एज़ ए चेयरपर्सन बने थे और 2 साल में वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें की गई थी, जिसका सबके डॉक्यूमेंटेशन है। एक-एक पल का डॉक्यूमेंटेशन है। अब वहाँ पे है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो सरकार क्या करती है, नहीं करती है, मैं सरकार पे मुझे किसी भी सरकार पे मतलब यहाँ पे भी जो उम, अन कई सरकारें यहाँ पे आई हैं अदल-बदल कर, यहाँ की सरकारों में भी वो चीज़ें सलामत हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। वहाँ पे भी सलामत हैं कि मुझे नहीं मालूम। अ, लेकिन ये है कि अब तो संस्कृति परिषद ही वहाँ पे नहीं है और वही कार्य रूप में नहीं है, वही लगभग पिछले 2 ढाई साल से नहीं है। सन 23 के बाद से नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके अभी तक मद नहीं बनाए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पंडवानी का या तीजन बाई जैसी हस्ती का जो डिजिटल फॉर्म या पंडवानी फॉर्म का जो डिजिटल फॉर्म होना चाहिए, वो हमें किसी भी तरीके से भले ही सरकार की सहायता से, प्राइवेट व्यक्ति सरकार की सहायता से, एक सरकार की जगह 2-4 सरकार की सहायता से या 2-4 प्राइवेट लोगों की सहायता से करके एक करना चाहिए। क्योंकि आज जो फॉर्म है हमारे पास, जैसे डेमोक्रेसी भी बदलती है ना, ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसी नहीं बदलती, संविधान भी बदलता है, उसमें भी संशोधन होते हैं। तो कलाओं कलाओं के प्रारूप को भी हमें अलग-अलग समय के प्रारूप को, उसकी भाषा को, उसकी कहन को, उसकी भंगिमाओं को, उसमें क्या नया आया है उसको लगभग हर दशक या हर 2 दशक के बीच में डिजिटल फॉर्म में हमें रखना चाहिए क्योंकि अब ये बहुत सुलभ है और बहुत पैसे वाला नहीं है। जी। और अभी भी वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके साथ मिलके ये किया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया नवल भाई इस बातचीत के लिए। मेरे ख़्याल से हम सब में अगर आपने पंडवानी नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। उसको यूट्यूब में ढूँढिए, तीजन बाई को ढूँढिए और उनको सुनिए और उनको देखिए, क्योंकि वो एक अपने आप में आपको चमत्कृत कर देंगे। अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो दोबारा जाके देखिए, क्योंकि वो एक एक जैसा कि नवल भाई ने कहा कि वो एक महान भारतीय स्त्री कलाकार की तरह हम उनको याद करेंगे और उनको हम देखेंगे। अ, पंडवानी, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये अपने आप में लगभग एक शास्त्रीय कला की तरह है, जो उसकी किताब है उसमें एक तरह का अ, उसकी प्रामाणिकता के साथ उसको गाना पड़ता है या परफ़ॉर्म करना पड़ता है। तो और वो जिसका जिसके जिसके उभरने या उसके स्थापित होने में नवल भाई और जैसा कि उन्होंने कहा कि अशोक वाजपेयी का नाम उन्होंने लिया कि इन्होंने इसको स्थापित करने में एक इनका योगदान है। और वो इन सब के मिलने से हुआ। सिर्फ़ एक एक जो 22 साल की लड़की अपने गाँव में ग गुर्बत में बीच में वो गा रही थी और कैसे उसकी पूरी
यात्रा बनती है इस पूरे इन दशकों में जो हम अभी देखते हैं, और जब अभी हम वो जा रहे हैं तो हम उसको उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो दर्शकों, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हम सब तीजन भाई को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये बातचीत की, और उनके ज़रिए पंडवानी को समझने, देखने और उसको और अपनी समझ बेहतर करने के लिए ये बातचीत की। नवल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और दर्शकों आपका भी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको आप भले शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। पर तीजन भाई को ज़रूर सुनिए और इस बात को समझिए कि ये जो पूरा ड्रामा है, जो लगभग एक बिजली की तरह वो करती हैं, और जिससे कुछ क्लिप्स हम यहाँ साथ में दिखा रहे हैं आपको, वो देख के एक एक वाक्य मैं कहना चाहूँगा, ज़रूर। एक वाक्य, जो आपने बिजली की बात की, लाला जगदलपुरी होते थे जगदलपुर में जी, बड़े कवि। जी, यहाँ पे 84 पे 85 में ही जब मध्य प्रदेश सरकार का कैलेंडर बन रहा था वार्षिक, तो उसमें हम लोग कलाकारों को कोई प्रमोट कर रहे थे, तो तीजन भाई का भी एक फ़ोटो आया था। उसके लिए एक वाक्य चाहिए था, तो लाला जगदलपुरी जी से कई कविता की पंक्तियाँ हम लोगों ने मँगवाई थी, तो उसमें से एक जो हल्बी में था, उसका हिंदी था, ये कौन है जो उ उज्जर है और झमकत है, इस तरह से उसका भाव था। जी। तो उजाला उनमें तीजन बाई में बहुत ज़्यादा, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और चमत्कृत कर देने वाली और आपको बिल्कुल अभिभूत है। कर देने वाली। तो वो उसमें जाइए, क्योंकि ये इस पूरी डिजिटल रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया में जहाँ पर आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और जिससे आप बिल्कुल थिर हो रहे हैं, आप इससे बाहर निकलिए और जाके तीजन भाई को देखिए, और शायद आपको भी उतना ही अच्छा लगा जितना कि नवल जी और मुझे अपने-अपने बचपनों में जो छत्तीसगढ़ में बीता, वो हमें लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। फिर से नमस्कार। अपना ख़्याल रखिए। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा, जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है, और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की ये दुनिया, और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।